चलिए बच्चों, हम लोग आज इंशाल्लाह जो सेकंड स्टेज है फ्यूल ऑक्सीडेशन की, विच इज टीसीए साइकिल, इसको कंप्लीट करते हैं। और लेट मी रिवाइज के प्रीवियसली हम लोगों ने टीसीए साइकिल के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन जो है वो पढ़ ली है। हमने स्टार्ट लिया था टीसीए साइकिल का इस चीज को कंसीडर करते हुए कि हमारे पास किसी भी किस्म का फ्यूल है, चाहे वो ग्लूकोज है, वो फ्यूल हमारे पास ट्राई असाइल ग्लिसराइड्स हैं या फिर वो प्रोटीन्स हैं। अल्टीमेटली इनकी फेट क्या है कि अगर ये एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कंप्लीट जो ऑक्सीडेशन है, इस प्रोसेस को अगर ये फॉलो करेंगे तो एरोबिक ऑक्सीडेशन में इनके पास एक स्टेज ये है कि मोस्ट ऑफ द फ्यूल फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो पायरोवेट बनाते हैं, जिसमें ग्लूकोज ग्लाइकोलिसिस के थ्रू बनाते हैं। और अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे जो एंड प्रोडक्ट है वो एसिटाइल कोएंजाइम ए का बन रहा है, यानी स्टेज 1 की एंड प्रोडक्ट आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए की फॉर्म में एक्यूमुलेट होती जाएगी। ये एसिटाइल कोएंजाइम ए ग्लूकोज से भी आ सकता है, ये प्रोटीन से भी आ सकता है, और ये ट्राइसाइक्लिसराइड से भी आएगा। तो दिस इज द फर्स्ट फेज। सेकंड फेज हमने ये डिस्कस की थी कि आपका जो भी फ्यूल है, इन तीनों में से कोई सा भी फ्यूल, उससे बनने वाला जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है, अगर इसकी मजीद ऑक्सीडेशन होनी है, इसमें जो एनर्जी है वो मजीद रिलीज होनी है, तो इसको एक और साइकिल से पास करना है। एंड द नेम ऑफ दिस साइकिल इज टीसीए साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। तो हमने इस साइकिल को पढ़ना शुरू किया था और ये चीज यहाँ से देखी थी कि इस साइकिल में देयर आर मल्टीपल डीहाइड्रोजिनेसेस जो कि फ्यूल ऑक्सीडेशन के दौरान रिड्यूस्ड इलेक्ट्रॉन कैरियर्स को प्रोड्यूस करते हैं। यानी प्रीवियसली आपके पास Na++ और Fa++ अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही एसिटाइल कोएंजाइम ए इस साइकिल में से पास करेगा तो मल्टीपल डीहाइड्रोजिनेसेस इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे, यानी इसकी ऑक्सीडेशन करा के इन ऑक्सीडाइज्ड इंटरमीडिएट्स को रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट्स के अंदर कन्वर्ट करता जाएगा। तो जितना ज्यादा फ्यूल ऑक्सीडाइज होगा, उतने ही आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर NADH और FADH2 की कंसंट्रेशन, या फिर अदर वर्ड्स में अगर मैं कहूँ रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट की कंसंट्रेशन की होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जितनी फ्यूल ऑक्सीडेशन ज्यादा होगी, उतने ही रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे। और फाइनली ये जो रिड्यूस इंटरमीडिएट्स आपके पास यहाँ पे बनेंगे थर्ड स्टेज में, जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, यहाँ पे जाके ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करेंगे एंड द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन वो अल्टीमेटली एटीपी की जो प्रोडक्शन है इसमें यूज होगी। तो साइकिल को जब हमने स्टार्ट किया था तो हमने ये चीज डिस्कस की थी कि इनिशियली हमारे पास जो पहला स्टेप है वो ये है कि पायरोवेट में एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना है, एंड दिस प्रोसेस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स पीडीएच कॉम्प्लेक्स। जब तक ये कॉम्प्लेक्स अवेलेबल नहीं होगा आपके पास एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा, और अगर एसिटाइल कोएंजाइम ए नहीं बनेगा तो टीसीए साइकिल ऑपरेट नहीं होगा। सो पहला स्टेप हमने डिस्कस किया था पीडीएच कॉम्प्लेक्स। पीडीएच कॉम्प्लेक्स में रिएक्शन की केमिस्ट्री को देखा था, इसमें एंजाइमेटिक जो कोफैक्टर्स हैं इनकी रिक्वायरमेंट्स को देखा था। दिस इज अ एंजाइम कॉम्प्लेक्स जिसमें 3 डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज हैं। वी हैव 2 डीहाइड्रोजिनेसेस एंड 1 ट्रांसफेरेज, ठीक है, एसिटाइल ट्रांसफेरेज। तो इन सब चीजों को आप लोग प्रीवियस लेक्चर की रिकॉर्डिंग से एक्सेस कर सकते हैं और देख सकते हैं कि किस कंटेक्स्ट में हम लोगों ने इन पॉइंट्स को जो है वो कवर किया था। देन वी हैव डिस्कस्ड द कैटालिटिक मैकेनिज्म ऑफ पीडीएच कॉम्प्लेक्स, जिसमें हमने ये चीज डिस्कस की थी कि पीडीएच कॉम्प्लेक्स हैव द 3 डिफरेंट डोमेन्स एंड ईच डोमेन हैज अ बाउंड कोफैक्टर, जिसमें डोमेन 1 में आपके पास टीपीपी, डोमेन 2 में आपके पास लिपोएट विद द थायोल ग्रुप्स व्हिच हैव द पोटेंशियल कि ये ऑक्सीडाइज भी रह सकते हैं, रिड्यूस भी हो सकते हैं और पार्शियली रिड्यूस भी हो सकते हैं, जिसमें आपके पास एक थायोल ग्रुप के पास जो है वो एसिटाइल ग्रुप अटैच हो सकता है। एंड फाइनली रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट जो है वो FAD से NADH तक ट्रांसफर होंगे और आपके पास यहाँ पे पीडीएच कॉम्प्लेक्स में एज अ बाई प्रोडक्ट एक NADH भी प्रोड्यूस होगा। दीज आर द सेम स्टेप्स जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ मैं इनको इसलिए रिकॉल करा रही हूँ कि आप लोगों को पता चल जाए कि हम क्या चीज डिस्कस कर रहे थे लास्ट लेक्चर में। इन कॉम्प्लेक्सेस में यूज होने वाले कोफैक्टर्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। कोएंजाइम्स में कितने कंपोनेंट्स हैं, इनमें रिएक्टिव ग्रुप कौन सा है विच इज थायोल ग्रुप। लिपोएट में आपके पास जो लिपोइक एसिड के ये जो 2 थायोल ग्रुप्स हैं, दे हैव द पोटेंशियल कि ये ऑक्सीडाइज भी हो सकते हैं, ये फुली रिड्यूस भी हो सकते हैं और ये पार्शियली रिड्यूस भी हो सकते हैं, जिसमें यू हैव वन फॉर्म विच इज एसिटाइलेटेड फॉर्म। और पीडीएच कॉम्प्लेक्स के कैटालिटिक मैकेनिज्म को डिस्कस करने के बाद हमने टीसीए साइकिल के रिएक्शंस को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पहला स्टेप देखा था कि हमारे पास जो साइकिल है, ये साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम दी ऑक्सैलो एसीटेट विच इज एन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल,
यानी जब तक ऑक्सैलोएसीटेट अवेलेबल नहीं होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइकिल में ऐड करने वाला मॉलिक्यूल चूंकि नहीं है, तो साइकिल भी स्टार्ट नहीं होगा। तो हमेशा आपका टीसीएस साइकिल ऑक्सैलोएसीटेट से स्टार्ट होगा। एंड वी हैव एन एंजाइम सिट्रेट सिंथेज, जो कि ऑक्सैलोएसीटेट की प्रेजेंस में अपनी लार्ज डोमेन के साथ जब इसे बाइंड करता है, तो अपनी स्मॉल डोमेन के अंदर एक कन्फर्मेशनल चेंज लेके आता है। यानी बाइंडिंग ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट विद द लार्ज डोमेन ऑफ सिट्रेट विल ब्रिंग अ कन्फर्मेशनल चेंज इन द स्मॉल डोमेन, और इसकी वजह से एसिटाइल कोएंजाइम ए इसके साथ बाइंड करेगा। जैसे ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे, तो आपके पास प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगी, एंड दिस प्रोडक्ट विल बी अ 6 कार्बन कंपाउंड सिट्रेट। और अगर आप इसका एनालिसिस करें, तो इस केमिकल रिएक्शन में यू हैव 3 कार्बोक्सिलिक एसिड इंटरमीडिएट, दैट्स व्हाई हम इस साइकिल को टीसीएस साइकिल कहते हैं। और इस रिएक्शन की अगर आप केमिस्ट्री देखें, तो दिस इज अ कंडेंसेशन रिएक्शन, बिकॉज हियर वी आर ऑब्जर्विंग अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट एंड मिथाइल कार्बन ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम। और इस बॉन्ड की अगर हम नेचर देखें, तो एक्चुअली ये आपके पास थायो ईस्टर बॉन्ड है। ठीक है, ये एक थायोस्टर बॉन्ड है, और इस मैकेनिज्म को हम क्लेजियन कंडेंसेशन मैकेनिज्म कहते हैं। सेकेंड स्टेप में प्रोड्यूस होने वाला सिट्रेट आइसोमेरिज्म के प्रोसेस के थ्रू आइसोसिट्रेट में कन्वर्ट होता है। इसके लिए यू नीड एन एंजाइम अकोनिटेज, एंड अकोनिटेज हैव एन आयरन सल्फर सेंटर एज अ रिएक्टिव सेंटर। तो आपके पास जो एनीमिक पर्सन हैं, उनके अंदर इस एंजाइम की डेफिशिएंसी हो सकती है, या इसकी जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है वो इफेक्ट हो सकता है। आइसोसिट्रेट को डिस्कस करने के बाद हमने आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज से अल्फा कीटोग्लूटारेट की फॉर्मेशन देखी थी, और ये देखी थी कि ये फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है और ऑक्सीडेशन भी होती है। ऑक्सीडेशन डेफिनेटली इस ग्रुप की हो रही है आइसोसिट्रेट की, और जो Na+ है ये यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो ये पहला स्टेप है जिसमें आपके पास पहला रिड्यूस्ड इंटरमीडिएट NADH प्रोड्यूस होगा, और एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल रिलीज होगा। अगेन अल्फा कीटोग्लूटारेट जो यहाँ पे सिंथेसाइज होगा, इसमें मजीद एक डीहाइड्रोजिनेज एक्ट करेगा, एंड दिस डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स इज एनालोगस टू दी पीडीएच कॉम्प्लेक्स। यानी इसमें जो कोफैक्टर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, इसमें जो आपके पास ओवरऑल रिएक्शन की केमिस्ट्री है, वो बिल्कुल पीडीएच कॉम्प्लेक्स जैसी है। अगर आप प्रीवियस लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग को देखते हैं, तो वहां से आप लोगों को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि देयर इज अ सिमिलैरिटी बिटवीन पीडीएच कॉम्प्लेक्स एंड द अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। तो बिल्कुल उसी तरह जैसे पीडीएच कॉम्प्लेक्स से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को रिलीज करता है और कोएंजाइम ए को यहाँ पे अटैच करा के थायोस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, उसी तरह हमारे पास यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डीहाइड्रोजिनेज के रिएक्शन के बाद भी एक थायोस्टर जो है वो प्रोड्यूस होता है। नाउ लास्ट लेक्चर में हमने ये चीज डिस्कस की थी कि जैसे ही आपके पास ये थायोस्टर यहाँ पे बनेगा, यू हैव एन एंजाइम सक्सिनाइल कोएंजाइम सिंथेटेज। तो सिंथेटेजेस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिनका जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है, इस कैटालिटिक मैकेनिज्म में न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, वो जीटीपी भी हो सकते हैं, वो एटीपी भी हो सकता है, या वो बाकी न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ये चीज ऑब्जर्व करी थी, देखी थी कि आपके पास जो सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, इसमें ये जो रिएक्टिव थायोईस्टर बॉन्ड है, इस थायोईस्टर बॉन्ड की हाइड्रोलिसिस होगी, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस वाटर की प्रेजेंस में नहीं होगी, बल्कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रेजेंस में होगी। दैट्स व्हाई हम इसको हाइड्रोलिसिस नहीं बल्कि फॉस्फोरोलाइसिस कहते हैं। यानी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा, दिस बॉन्ड बिटवीन कार्बोनाइल कार्बन एंड थायोल ग्रुप ऑफ द कोएंजाइम ए। इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और यहाँ से जो रिलीज होने वाली एनर्जी है, उस एनर्जी को यूटिलाइज करते हुए जीडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के दरमियान जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। और आप लोगों को याद होगा कि लास्ट लेक्चर में हमने इसका जो कैटालिटिक मैकेनिज्म है उसको भी डिस्कस किया था कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेज एंजाइम की एक्टिव साइट में देयर इज एन अमीनो एसिड हिस्टिडीन। ठीक है, इनिशियली आपके पास जब सक्सिनाइल कोएंजाइम ए जो है वो आके बाइंड करता है विद द एंजाइम, इसकी सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट पे आके बाइंड करता है, तो आपके पास यहाँ पे एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है जो कि मीडियम में से आएगा और इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। यानी प्रीवियसली आपके पास ये जो बॉन्ड था बिटवीन थायोल ग्रुप ऑफ कोएंजाइम ए एंड कार्बोनाइल कार्बन ऑफ सक्सिनेट ग्रुप, इस बॉन्ड को हाइड्रोलाइज करवाने के बाद कोएंजाइम ए को रिलीज करने के बाद जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप है, दिस विल अटैच विद द सक्सिनाइल ग्रुप। तो इस केस में आपका ये जो सक्सिनाइल है ये फॉस्फोराइलेटेड है, और इस केस में जो बॉन्ड से
रिलीज होने वाली एनर्जी है वो एनर्जी कहीं वेस्ट नहीं हुई बल्कि वो इस फॉस्फेट ग्रुप के पास है। नाउ दिस फॉस्फेट ग्रुप विल रिलीज द बाय प्रोडक्ट सुक्सीनेट और इट सेल्फ एनर्जी को लेके हिस्टिडीन के साथ अटैच हो जाएगा। यानी ये कहीं लूज नहीं हुआ, कहीं डिफ्यूज नहीं हुआ, मीडियम में दोबारा रिलीज नहीं हुआ, बल्कि एंजाइम के साथ बाउंड कर गया। और यहाँ से अब आपके पास एंजाइम का चूंकि को फैक्टर है जीडीपी, सो एंजाइम विल बाइंड विद द जीडीपी मॉलिक्यूल एंड विल ट्रांसफर दिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू जीडीपी स्पेसिफिकली। सो रादर कि आपका ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट मीडियम में डिफ्यूज हो जाता है, ये एनर्जी कहीं पे वेस्ट हो जाती, कहीं पे लूज हो जाती है। सो इस एंजाइम ने इस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप को स्पेसिफिकली जीडीपी पे इंट्रोड्यूस करा दिया और जीडीपी को किसमें कन्वर्ट कर दिया, जीटीपी में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज हाउ कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ने फर्स्ट ऑफ ऑल फॉस्फोरोलाइसिस के मैकेनिज्म के थ्रू बॉन्ड को ब्रेक किया है और जो एनर्जी रिलीज हुई है उस एनर्जी को कहीं वेस्ट नहीं किया बल्कि उस एनर्जी को जीडीपी पे ट्रांसफर करके एक न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन की है। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम दिस रिएक्शन which is step number 6 and it is actually the conversion of succinate to fumarate। तो succinate हमारे पास प्रोड्यूस होता है जब succinyl कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए रिलीज होगा, तो जो आपके पास रिमेनिंग 4 कार्बन इंटरमीडिएट बच जाता है, दिस इज एक्चुअली अ succinate which contain 4 कार्बन एटम्स और दोनों टर्मिनल्स के ऊपर आपके पास जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये सुक्सीनेट मजीद इसकी जो है वो डीहाइड्रोजनेशन होगी और दिस टाइम आपके पास जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज सुक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज एंड दिस एंजाइम इज एक्चुअली अ फ्लेवोप्रोटीन। फ्लेवोप्रोटीन ऐसी एंजाइम्स को कहते हैं जिनके साथ FAD कोवलेंटली अटैच होता है। तो जो आप लोगों को याद होगा, मैंने आप लोगों के सामने जब NAD और FAD का जिक्र किया था तो मैंने आपसे ये कहा था कि NAD और NADP जो है एक्चुअली ये सॉल्युबल इलेक्ट्रॉन कैरियर्स हैं, यानी ये किसी भी एंजाइम के साथ टेम्परेरी तौर पे अटैच होते हैं। फॉर एग्जांपल दिस इज एन एंजाइम और ये एंजाइम एक डीहाइड्रोजनेज था जिसने किसी सबस्ट्रेट में से हाइड्रोजन को निकाले और वो हाइड्रोजन एटम इसने NAD को ट्रांसफर कर दिए, NADH में कन्वर्ट कर दिया। जैसे ही इस कोफैक्टर को हाइड्रोजन मिले और ये NADH प्लस प्रोटॉन में कन्वर्ट हुआ, अब यहाँ से ये इस एंजाइम को छोड़ देगा और सीधा चला जाएगा माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में जो इनर मेम्ब्रेन है वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके उन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। ठीक है, इट मीन्स कि आपके पास जो यहाँ पे NADH और NADPH है, they are soluble and they can move from one enzyme to other enzyme और ये इवन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास जाके अपने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज भी कर सकते हैं। बट फ्लेवोप्रोटीन्स ऐसे एंजाइम्स हैं जिनके साथ FAD कोवलेंटली अटैच होता है। जैसे अभी आपने PDH कॉम्प्लेक्स में देखा था कि इसकी थर्ड डोमेन के साथ FAD कोवलेंटली अटैच होता है, डोमेन के अंदर उसका परमानेंट पार्ट होता है, वहां से रिलीज नहीं हो सकता। इट मीन्स कि अगर किसी फ्लेवोप्रोटीन ने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके इन इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना है तो ये पूरी की पूरी प्रोटीन मूव करेगी। यहाँ पे आपके पास खाली FAD आके अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करेगा बल्कि प्रोटीन आएगी और वो प्रोटीन यहाँ से FADH2 से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में ट्रांसफर कर देगी। सो दिस इज द फर्स्ट एंजाइम। अभी तक हम लोगों ने जो है वो ओवरऑल अगर बात करें तो ग्लाइकोलिसिस में भी हमने NADH की प्रोडक्शन देखी थी और TCA साइकिल में भी अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ NADH की फॉर्मेशन देखते हैं। ये पहला एंजाइम है हमारे पास दोनों स्टेजेस में जो कि FADH2 प्रोड्यूस कर एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज सुक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज। और इस केस में आपके पास ये जो एंजाइम है ये ऑलरेडी इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के साथ जो है वो कोवलेंटली अटैच होता है, यानी दिस इज एन एंजाइम। ये आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपके पास पोस्ट माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है जहाँ पे TCA साइकिल हो रहा है। दिस इज TCA साइकिल। तो ये जो TCA साइकिल का एंजाइम है, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स में नहीं पड़ा हुआ। लाइक अगर हम बात करते हैं PDH कॉम्प्लेक्स की तो PDH कॉम्प्लेक्स हो सकता है यहाँ पे पड़ा हो जो कि पायरोवेट को एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट कर रहा है। सिमिलरली अगर आप सेकंड एंजाइम की बात करते हैं अकोनिटेज, तो अकोनिटेज भी आपका जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होगा, मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ कि जो सुक्सीनेट डीहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स है ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का पार्ट है। तो यहाँ पे आपके पास जब सुक्सीनेट आएगी ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच ही रहेगा और सुक्सीनेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, फ्यूमारेट में कन्वर्ट कर देगा
और इस केमिकल रिएक्शन के दौरान निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए ये अपने अंदर प्रेजेंट एक FAD मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट कर देगा, FADH2 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस चीज को माइंड में रखिएगा कि succinate dehydrogenase complex is bound to the inner mitochondrial membrane। ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट नहीं है, बल्कि ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में पड़ा हुआ है। तो लेट्स सी कि यहाँ पे जो डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होगा उसकी केमिस्ट्री क्या होगी और इसमें आपके पास प्रोडक्ट क्या बनेगी। सक्सिनेट में आपके पास दो यहाँ पे मिथाइलिन ग्रुप्स हैं, दीज टू आर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, और इनके दरमियान जो पैक्ड ग्रुप्स हैं दीज आर 2 मिथाइलिन ग्रुप। तो बिकॉज इट इज अ डीहाइड्रोजनेज और हमें ये पता है कि डीहाइड्रोजनेज जो है वो सबस्ट्रेट में से एक मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं। तो इस केस में आपका जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का सोर्स है, वन हाइड्रोजन इज फ्रॉम दिस कार्बन एंड द सेकंड हाइड्रोजन इज फ्रॉम दिस कार्बन। सो अगेन आपके पास कार्बन और कार्बन इन दोनों पोजीशंस के ऊपर एक एक बॉन्ड जो है वो डिस्टरप्ट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे इस कार्बन एटम में भी एक बॉन्ड का पोटेंशियल है और इस कार्बन एटम में भी एक बॉन्ड का पोटेंशियल है। सो आफ्टर डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन these two carbon atoms will make a double bond। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट आएगी, दिस प्रोडक्ट विल बी फ्यूमारेट, जो कि डीहाइड्रोजनेटेड फॉर्म है किसकी, सुक्सिनेट की। और यहाँ पे जो रिलीज होने वाला आपके पास मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, वो हाइड्रोजन FAD को FADH2 में कन्वर्ट कर देगा एंड दिस FADH2 इज अटैच्ड विद द सुक्सिनाइल कोएंजाइम A, इट इज नॉट फ्री। ठीक है, ये इसके साथ पड़ा हुआ है। नाउ ये जो फ्यूमारेट आपके पास यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दिस फ्यूमारेट के अंदर जो डबल बॉन्ड है, द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दिस डबल बॉन्ड इज ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये चीज भी कंक्लूड कर सकते हैं कि सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज डीहाइड्रोजनेशन रिएक्शन के बाद जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस करवाती है, उस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बल्कि ये ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन है। एंड द नेचर ऑफ दिस एंजाइम सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज इज अ फ्लेवोप्रोटीन because it has a covalently attached FAD molecule। Now, यहाँ से बच्चों आप लोगों का जो बायोकेमिस्ट्री 1 का एक कॉन्सेप्ट है विच वाज अबाउट द कंपेटिटिव इनहिबिटर, कि आपके पास समटाइम्स जो है वो आपका कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल जो है वो आपकी सबस्ट्रेट जैसा होता है। आप लोगों को याद हो गया, हमने कंपेटिटिव इनहिबिटर के अंदर ये चीज पढ़ी थी कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका जो एंजाइम है उसकी एक्टिव साइट के ऊपर आके कोई ग्रुप अटैच हो जाता है और उस ग्रुप का स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो वो स्ट्रक्चर मिलता जुलता है आपके सबस्ट्रेट से। अगर इसको मैं यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल से क्लियर करूँ तो आपको समझ आ जाएगा। कि आपके पास हर एक जो एंजाइम है उस एंजाइम में एक बाइंडिंग साइट होती है जहाँ पे आके सबस्ट्रेट में बाइंड करना है। सपोज यू हैव अ सबस्ट्रेट ए और ये यहाँ पे आके बाइंड करती है और बाइंडिंग के बाद ये प्रोडक्ट को रिलीज करती है एंड द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज बी। ठीक है, प्रोडक्ट की मैं शेप चेंज कर देती हूँ, एंजाइम अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रहता है और प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाती है। समटाइम्स ऐसा होता है कि आपकी प्रोडक्ट से मिलता जुलता कोई मॉलिक्यूल, इसको मैं आई या इनहिबिटर कह रही हूँ, ये एंजाइम की एक्टिव साइट में आके अटैच हो जाता है। इस केस में आपके एंजाइम के पास ऑप्शन है कि ये एट अ टाइम या तो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है या इनहिबिटर के साथ बाइंड कर सकता है। अगर तो ये बाइंडिंग साइट आके इनहिबिटर ने ऑक्यूपाई कर लिया, इट मीन्स कि सबस्ट्रेट बाइंड नहीं कर सकेगी और आपका केमिकल रिएक्शन रुक जाएगा, प्रोसीड नहीं होगा। तो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम इनहिबिटर को सिर्फ उसी केस में रिकॉग्नाइज करेगी जब इनहिबिटर का स्ट्रक्चर सबस्ट्रेट जैसा होगा, यानी इनहिबिटर सबस्ट्रेट को तब कंपीट कर सकती है, तब उसकी जगह ले सकती है जब इन दोनों के स्ट्रक्चर्स में सिमिलैरिटी होगी। तो इस तरह के इनहिबिशन को हम कहते हैं कंपेटिटिव इनहिबिशन, जिसमें आपका जो इनहिबिटर मॉलिक्यूल है वो कंपीट करता है आपकी सबस्ट्रेट को। ठीक है, और यहाँ पे एक कंपटीशन डेवलप होता है कि सबस्ट्रेट बाइंड करेगा या इनहिबिटर बाइंड करेगा। तो जो पहले जाके सबस्ट्रेट की बाइंडिंग साइट को ऑक्यूपाई कर लेगा, डेफिनेटली एंजाइम उसके साथ रिएक्ट करेगा। तो यू कैन सी कि सुक्सिनेट से मिलता जुलता आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर है मेलोनेट। इनके अंदर सिर्फ एक मिथाइलिन ग्रुप का डिफरेंस है, लेकिन जो एक्टिव फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो इन दोनों के अंदर सेम है। तो आपके पास जो सुक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स है, समटाइम्स ये कंपेटिटिवली इनहिबिट हो जाता है बाय द मेलोनेट। ठीक है, तो अगर मेलोनेट अवेलेबल होगा तो उस केस में सुक्सिनेट जो है वो बाइंड नहीं कर सकता, या सुक्सिनेट की कंसंट्रेशन अगर कम है
और मेलोनेट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो आपका एंजाइम जो है वो ज़्यादातर मेलोनेट को प्रेफर करेगा, बिकॉज जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल होती है एंजाइम उसको प्रेफर करता है, या उसके एंजाइम की एक्टिव साइट पे बाइंड करने के चांसेस कंपैरेटिवली ज़्यादा हो। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है कि एंजाइम्स में कंपेटिटिव इनहिबिशन का भी प्रोसेस होता है कि अगर सबस्ट्रेट से मिलती-जुलती कोई चीज़, कोई इनहिबिटर मॉलिक्यूल उसकी एक्टिव साइट को आके अप्रोच करता है, बाइंड करता है, तो एंजाइम विल बी इनहिबिटेड। The next step is hydration of fumarate to malate. और इस केस में आपके पास जो एंजाइम है, द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज फ्यूमारेट। तो अब हम ये देखते हैं कि जो फ्यूमारेट लास्ट स्टेप में सुक्सिनेट डीहाइड्रोजिनेज की बाई प्रोडक्ट के तौर पे रिलीज हुआ है, जिसमें आपके पास कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था और यहाँ पे ट्रांस कॉन्फिगरेशन थी। ये फ्यूमारेट जो है वो किस तरह से कन्वर्ट होगा मैलेट के अंदर। ओके, तो फ्यूमारेट का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है एंड यू हैव एन एंजाइम फ्यूमारेट। इस एंजाइम को हम नेम करते हैं इसके रिवर्स रिएक्शन की वजह से, जिसमें ये आपके मैलेट को फ्यूमारेट के अंदर कन्वर्ट करता है और इस प्रोसेस के अंदर ये वाटर मॉलिक्यूल को यूज करता है। ठीक है, अब यहाँ पे भी वाटर मॉलिक्यूल को जो है वो कंसीडर करते हुए हम यहाँ पे फ्यूमारेट से मैलेट की फॉर्मेशन देखेंगे। सो बाय द एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एडिंग अ वाटर मॉलिक्यूल, आपका जो फ्यूमारेट है ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मैलेट। इट मीन्स कि अगर आप यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हो तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे जो सबसे वीक बॉन्ड है विच इज कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इस बॉन्ड को टारगेट करेगा। और वाटर के जो रिएक्टिव ग्रुप्स हैं जिसमें एक तरफ आपके पास प्रोटॉन है और दूसरी तरफ आपके पास OH नेगेटिव आयन है, ये इन दोनों कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद जो दोनों कार्बन एटम्स की वैलेंसीज जो होंगी डिस्टर्ब, उनको सेटिस्फाई करने में यूज हो जाएगा। तो फ्यूमारेट को मैलेट में कन्वर्ट करने के लिए यू नीड एन एंजाइम फ्यूमारेट जो कि इसके स्ट्रक्चर को ब्रेक करेगा, वीक कार्बन कार्बन बॉन्ड को, और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल को कंज्यूम करेगा। सो लेट्स सी कि ये किस तरह से वर्क करता है। एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे 2 स्टेप्स में होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास हाइड्रोक्साइल आयन ऐड होता है और ये पोजीशन देख लेते हैं कि किस पोजीशन के ऊपर ये OH नेगेटिव आयन जो है ये अटैच होगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि आपके पास आफ्टर द एडिशन ऑफ OH नेगेटिव आयन टू दिस कार्बन एटम एक कार्बन आयन बन रहा है। और आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ये चीज डिस्कस की थी जब केमिकल रिएक्शन की टाइप्स को पढ़ा था, कि हमेशा जब आपके कार्बन कार्बन बॉन्ड की हेट्रोलेटिक क्लीवेज होती है तो हेट्रोलेटिक क्लीवेज की वजह से आपके पास कार्ब एनाइन या कार्बोकेटाइंस बनते हैं। ठीक है, कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन में आपके पास एक कार्बन एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है परमानेंट, और कार्ब एनाइन में आपके पास एक कार्बन एटम के ऊपर परमानेंट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो यू कैन सी कि ये जो कार्बन आयन और कार्बोकेटाइन के हमने पढ़े थे कि इंटरमीडिएट, ये डिफरेंट एंजाइम्स जो है वो अपने कैटालिटिक मैकेनिज्म में इनको प्रोड्यूस करते हैं। तो एक एग्जांपल हम यहाँ पे ऑब्जर्व भी कर रहे हैं कि फ्यूमारेट से मैलेट की कन्वर्जन में जो एंजाइम फ्यूमारेट यूज होता है, जब ये कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक करता है तो एक्चुअली दिस ब्रेकेज इज अ हेट्रोलेटिक क्लीवेज, और इस केस में आपके पास यहाँ पे जो क्लीवेज होगी उसके बाद OH ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा एंड द कार्बन एटम, रिमेनिंग कार्बन एटम, इट विल बी अ कार्ब एनाइन बिकॉज इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो इंटरमीडिएट आपके पास कार्बन आयन इंटरमीडिएट प्रोड्यूस हुआ है, इसमें आपके पास इस कार्बन एटम की वैलेंसी तो सेटिस्फाई हो गई है। द रिमेनिंग कार्बन एटम इज दिस, जो कि इस टाइम कार्बन आयन फॉर्म में है। इसके ऊपर आपका जो सेकंड ग्रुप है विच इज प्रोटॉन, ये आके अटैच होगा। तो आपके पास जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है वो ब्रेक भी हो गया, और इस केस में उसकी जो ब्रेकेज है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू हुई, हाइड्रोलिसिस के मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें आपके बॉन्ड की ब्रेकेज के बाद एक वाटर मॉलिक्यूल ने रिजल्टिंग वैलेंसीज को क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। फर्स्ट वन इज दिस एंड सेकंड वन इज दिस। तो ये आपके पास आ गई है प्रोडक्ट एल मैलेट। तो आप इन स्ट्रक्चर्स को जो है वो रिलेट कर सकते हो कि सुक्सिनेट की आपने जब डीहाइड्रोजनेशन कराई तो वहां से हाइड्रोजन एटम रिमूव करने के बाद कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रोड्यूस हुए ट्रांस कॉन्फिगरेशन में, एंड दिस इज फ्यूमारेट। फ्यूमारेट में जब आप वाटर मॉलिक्यूल ऐड करोगे एंड एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल उन्हीं ग्रुप्स के दरमियान होगा जहां से हाइड्रोजन प्रीवियस स्टेप में रिलीज हुई। तो एक कार्बन एटम के पास OH ग्रुप चला जाएगा और दूसरे के पास हाइड्रोजन चला जाएगा। सो हाइड्रोक्सिल हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फ्यूमारेट इज मैलेट। तो आप इनके स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो केमिकल रिएक्शन की टाइप से रिलेट कर सकते हो
कि सुक्सिनेट की डिहाइड्रोजनेटेड फॉर्म होगी फ्यूमारेट, विच मीन्स कि वहां से आपको मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन रिमूव कराना है। और जब फ्यूमारेट बन जाएगी तो फ्यूमारेट की जो हाइड्रेटेड फॉर्म है, विच मीन्स कि उसमें एक वाटर मॉलिक्यूल आप ऐड कराओगे, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेलेट में। एंड यू ऑलरेडी नो कि वाटर मॉलिक्यूल में फ्यूमारेट की किस पोजीशन के ऊपर जाके अटैच होना है। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस से ये स्ट्रक्चर्स भी आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाएंगे। ओके, इन द नेक्स्ट स्टेप बच्चों मेरे ख्याल से पहले एल मेलेट और डी मेलेट में डिफरेंस देख लेते हैं, बिकॉज आप लोगों को मेरे ख्याल से बायोकेमिस्ट्री 1 पढ़ी थी तो ये चीज क्लियर होगी कि डी और एल आपके पास जो है वो दो डिफरेंट इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हैं, और ये इनेंशियोमेरिक फॉर्म्स हमेशा प्रोड्यूस होती हैं जब आपके पास किसी स्ट्रक्चर में कायरल कार्बन प्रेजेंट हो। ठीक है, आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को ये चीज बताई थी कि जब किसी स्ट्रक्चर के साथ किसी कार्बन एटम के जो 4 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, इसकी जो वैलेंसी है टेट्रा वैलेंसी, वो 4 डिफरेंट ग्रुप्स की वजह से अगर सेटिस्फाई होती है तो उसको हम कहते हैं इस कार्बन एटम को कायरल कार्बन। कायरलिटी की वजह से आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें ऑप्टिकल रोटेशन आ जाती है, विच मीन्स कि अगर आप इस पे प्लेन पोलराइज लाइट पास करो तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड उस लाइट को लेफ्ट या फिर राइट डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन आप उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को डी भी कह सकते हो जो कि लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड राइट, और आप उसको लेफ्ट भी कह सकते हो जो कि लाइट को रोटेट करता है टुवर्ड लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी एल। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के केस में जो डी और एल फॉर्म्स हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम ओ एच ग्रुप को यूज करते हैं, और अमाइनो एसिड में डी और एल फॉर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए हम अमाइनो ग्रुप को प्रेफर करते हैं। तो इस केस में भी हम देख लेते हैं कि मेलेट की एल और डी फॉर्म में क्या डिफरेंस। तो बच्चों ये आपके पास अगर मेलेट का स्ट्रक्चर है तो यू कैन आइडेंटिफाई कि इसमें सिर्फ यही कार्बन एटम कायरल है, बिकॉज अगर हम बाकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं 1 2 3 एंड 4, तो इस स्ट्रक्चर में आपके पास यहाँ पे बिकॉज दिस इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप एंड देयर कार्बन एटम इज मेकिंग अ डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, सो दिस कार्बन एटम इज नॉट अ कायरल कार्बन, बिकॉज जब भी कोई कार्बन एटम दो बॉन्ड किसी एक ही ग्रुप के साथ बनाती है तो वो कायरल नहीं होती बल्कि एक कायरल होती है। फर्स्ट कार्बन एटम में भी आपके पास जो है वो कार्बोक्साइल ग्रुप है और अगेन ये डबल बॉन्ड बना रही है विद द सेम ग्रुप विच इज ऑक्सीजन, सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। अगर आप इस कार्बन एटम की बात करते हो जहाँ पे आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो अगेन आपके पास दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो कि सिमिलर हैं, सो दिस इज नॉट अ कायरल कार्बन। जबकि आप इस कार्बन एटम की जब बात करते हो इसके स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पे आपके पास एक तरफ OH ग्रुप है, एक तरफ आपके पास हाइड्रोजन है, एक तरफ आपके पास पूरे का पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, और दूसरी तरफ आपके पास मिथाइलिन कार्बोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। तो दिस इज अ कायरल कार्बन बिकॉज इसके चारों तरफ जो प्रेजेंट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट। तो अब यहाँ पे आपके पास अगर OH ग्रुप जो है वो लेफ्ट साइड पे है तो ये मेलेट का स्ट्रक्चर होगा एल मेलेट, और अगर इस केस में आपका OH ग्रुप आप राइट साइड पे लिखोगे तो ये एल मेलेट नहीं होगा बल्कि डी मेलेट होगा। और आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि एंजाइम्स आर हाईली स्टीरियो स्पेसिफिक। इट मीन्स कि अगर कोई एंजाइम एल मेलेट के लिए स्पेसिफिक है तो वो डी मेलेट को एज अ सबस्ट्रेट यूज नहीं कर सकता। तो आपने स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हुए या स्ट्रक्चर्स की इंटरप्रिटेशन के टाइम ये चीज भी ध्यान में रखनी है कि ये एंजाइम एल मेलेट को यूज कर रहा है या डी मेलेट को यूज कर रहा है। Definitely the enzymes which are using D-malate as their substrate, they are different ones. L-malate वाला enzyme D-malate को use नहीं कर सकता for dehydrogenation reaction. So, in the structure of L-malate, you can see that there are the two different groups जो कि यहाँ पे dehydrogenase जिनको target करेगा और एक molecular hydrogen को remove करेगा। तो this time यहाँ से remove होने वाला जो molecular hydrogen है वो reduce करेगा NAD+ को, और आपके पास जो है वो एक NADH+ प्रोटॉन प्रोड्यूस हो जाएगा। और डेफिनेटली अगर यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स कार्बन की वैलेंसी डिस्टर्ब हुई। ऑक्सीजन से एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, इट मीन्स ऑक्सीजन की भी वैलेंसी डिस्टर्ब हुई। तो इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर दिस लॉस आपका जो ऑक्सीजन और कार्बन है ये आपस में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। तो अगेन यू कैन सी कि आपका जो मेलेट है उसकी डीहाइड्रोजिनेटेड फॉर्म आपके पास क्या होगी, ऑक्सैलो एसीटेट। और ये वो स्टेप है जहाँ पे आपका TCA साइकिल आके एंड हो गया है, और अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है ये मजीद एक एसिटाइल कोएंजाइम ए को साइकिल में ऐड कर सकता है। तो इस प्रोसेस को हम साइक्लिक प्रोसेस इसीलिए कहते हैं बिकॉज ये चलता रहता है। आपके पास कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें उस प्रोडक्ट आपके पास जो प्रोसेस का एंड है
वो एक ऐसा मॉलिक्यूल बनता है जो कि अगेन उस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकता है। इसको आप कहते हैं कि दिस इज साइक्लिक प्रोसेस। जैसे आपने ये देखा कि ऑक्सैलोएसीटेट से ही आपके पास प्रोसेस स्टार्ट हुआ था और ये एंड भी ऑक्सैलोएसीटेट से हो रहा है। तो जैसे ही ऑक्सैलोएसीटेट बनेगी, दोबारा से अगर एसिटाइल कोएंजाइम ये अवेलेबल है तो ये दोबारा से इस साइकिल को क्या कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सैलोएसीटेट विल डिसाइड कि क्या टीसीए साइकिल फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या नहीं। अगर किसी वजह से ऑक्सैलोएसीटेट की कंसंट्रेशन कम हो गई है तो टीसीए साइकिल की एफिशिएंसी भी डिस्टर्ब होती जाएगी। तो अभी तक हम देखते हैं कि हमने यहाँ तक कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर ली है और कितनी एनर्जी अभी प्रोड्यूस होनी है। अगर हम पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए और टीसीए साइकिल को कंपेयर करें तो यू कैन सी कि एसिटाइल कोएंजाइम ए जब एक राउंड ऑफ टीसीए साइकिल से गुजरता है तो इस राउंड में वी हैव 4 डिफरेंट डीहाइड्रोजनेसेस जो कि आपके पास रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। इनमें से 3 डीहाइड्रोजनेसेस NAD प्लस को यूज करते हैं, जिसमें पहला आपके पास है आइसोसिट्रेट डीहाइड्रोजनेस, सेकंड है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीहाइड्रोजनेस, थर्ड है आपके पास मैलेट डीहाइड्रोजनेस। ये तीनों एंजाइम्स NAD प्लस को एज अ कोफैक्टर यूज करते हैं। इसका मतलब है कि जब एसिटाइल कोएंजाइम में साइटोसोल से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में टीसीए साइकिल से गुजरेगा तो ये तीनों एंजाइम जो है वो NADH को प्रोड्यूस करेंगे। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपके पास कितने NADH बनने हैं? 3 NADH टीसीए साइकिल में बने। इसी तरह से इस टीसीए साइकिल में आपके पास एक ऐसा डीहाइड्रोजनेस भी है जो कि FADH2 को प्रोड्यूस करता है एंड द नेम ऑफ दिस डीहाइड्रोजनेस इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डीहाइड्रोजनेस। तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए टीसीए साइकिल में एक FADH2 भी बनाता है। और इसी तरह से आपके पास देयर इज एन एंजाइम जो कि थायोस्टर बॉन्ड से रिलीज होने वाली एनर्जी को कहीं वेस्ट नहीं होने देता बल्कि उसे यूज करते हुए एक एटीपी बना देता है एंड द नेम ऑफ दिस एंजाइम इज सक्सिनाइल कोएंजाइम ए सिंथेसेस। तो आपके पास एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से 3 तरह की प्रोडक्ट्स बनती हैं। एक एटीपी बनता है और 4 रिड्यूसिंग इक्विवेलेंट्स बनते हैं, जिनमें से 3 NADH है और एक FADH2 है। ये मैंने कहाँ से कैलकुलेशन की है? एक एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल की कैलकुलेशन की है। अब अगर हम किसी ग्लूकोज से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली जब हमने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाना ना तो हमने ग्लूकोज से बनने वाले एटीपीज की बात करनी है कि एक ग्लूकोज आफ्टर कंप्लीट ऑक्सीडेशन 30 या 32 एटीपीज बनाता है और ये 30 या 32 एटीपीज हमने पूरे करने हैं। तो कुछ हद तक कैलकुलेशन यहाँ पे कर लेते हैं ताकि जब हम नेक्स्ट डिस्कस करें तो आप लोगों को ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो। सो लेट्स सी कि ये हमारे पास किस तरह से और किस स्टेप से क्या चीज प्रोड्यूस हो रही है, उसे काउंट करके रखते हैं ताकि बाद में हम लोग उसको कैलकुलेशन में ऐड कर सकें। एक ग्लूकोज जब ग्लाइकोलिसिस से गुजरता है तो उस टाइम पे ये 2 पायरुवेट प्रोड्यूस करता है और 2 NADH प्रोड्यूस करता है। ये मैं एरोबिक कंडीशन की बात कर रही हूँ और साथ में 2 ATP मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है। ठीक हो गया। इसका मतलब है कि मैं यहाँ पे अगर टोटल काउंट में बात करती हूँ तो मेरे पास 2 ATPs आ रहे हैं फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस। और NADH की बात कर लेते हैं। एक तरफ ATP लिख लेते हैं, एक तरफ NADH लिख लेते हैं और एक तरफ FAD। 2 NADH मेरे पास आ रहे हैं ग्लाइकोलिसिस से और FAD यहाँ पे 0 आ रहे हैं। FAD NAD और यहाँ पे ATP। ये दोनों तो हमने काउंट कर लिए। नेक्स्ट है 2 पायरुवेट। 2 पायरुवेट जब पीडीएच कॉम्प्लेक्स से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनाएंगे तो पीडीएच कॉम्प्लेक्स की केमिकल रिएक्शन में आपने ये चीज पढ़ी थी कि एक पायरुवेट मॉलिक्यूल जब एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है तो एक NADH प्रोड्यूस होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है और एक आपके पास जो है वो NADH बनता है। इसका मतलब है कि 2 NADH आपके पास बनेंगे जब पीडीएच कॉम्प्लेक्स 2 पायरुवेट्स को 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करेगा। ये 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए जब टीसीए साइकिल में ऐड होंगे तो एक एसिटाइल कोएंजाइम ए चूंकि 3 NADH और 1 FADH2 बनाता है, इसका मतलब है कि 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए 6 NADH बनाएंगे और ये वो पहला स्टेप है जिसमें आपके पास 2 FADH2 भी प्रोड्यूस होंगे। इससे पहले ग्लाइकोलिसिस या पीडीएच कॉम्प्लेक्स में FADH की प्रोडक्शन नहीं हुई थी। और सिमिलरली यहाँ पे आपके पास 2 ATP मॉलिक्यूल्स भी प्रोड्यूस होंगे बिकॉज एक एसिटाइल कोएंजाइम जब पीसीए साइकिल से गुजरता है
तो एक एटीपी की प्रोडक्शन करता है। और अगर हम 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए की बात करें, बिकॉज ग्लूकोज से 2 पायरोवेट्स बनेंगे और 2 पायरोवेट से 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, तो 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बनने वाले जो एसिटाइल कोएंजाइम ए हैं वो 2 एटीपीज प्रोड्यूस करेंगे। तो अभी तक हम अगर ग्लूकोज से स्टार्ट लें तो हमारे पास 4 एटीपीज हैं, हमारे पास यहाँ पे 10 NADH है और 2 FADH2 अवेलेबल है।